अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम गौर से देखें, ये कोर्स दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट एल्गोरिदम्स। तो मेरे ख्याल से अगर हम पहले एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कशन करें तो डेटा स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ एल्गोरिदम 9वीं सदी के मशहूर मुसलमान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से मंसूब है। इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी थी, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। और ये किताब उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी। इस किताब का जब लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया गया तो वो कुछ इस तरह से बना। एल्गोरिदमी, यहीं पे लिख लेते हैं। डी न्यूमरो इंड्रोम। क्योंकि मुझे लतीनी ज़ुबान की प्रोनाउंसिएशन का आइडिया नहीं है, बात बताने का मकसद ये है कि लफ्ज़ एल्गोरिदम एक मशहूर मुसलमान मैथमेटिशियन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से मंसूब है। उसने किताब लिखी थी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अरबी लैंग्वेज में। जब उसका तर्जमा किया गया लातीनी ज़ुबान में तो वो कुछ इस तरह से बना, एल्गोरिदमी डी न्यूमरो इंडोरम। इसका इंग्लिश में तर्जमा ये बनता है, अल ख्वारिज़मी ऑन हिंदू आर्ट ऑफ रेकनिंग। अगर हम इसका इंग्लिश में बात करें तो इसका तर्जमा बनता है, अल ख्वारिज़मी ऑन द हिंदू आर्ट ऑफ रेकनिंग। ये टर्म 13वीं सदी में इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐड की गई और 20वीं सदी के आगाज़ में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, उस साइंटिस्ट ने ये साबित किया कि किस तरह कंप्यूटर जो है वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए एल्गोरिदमिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इससे पहले ये नहीं पता था किसी को कि एल्गोरिदम जो है ये एक तरतीब का नाम है। जब इसने प्रूव किया कि एक कंप्यूटर जो है ये किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदमिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, तो उसके बाद कंप्यूटर में एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एन एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो एल्गोरिदम एक प्रोसीजर है जो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस, जो कि स्पेसिफाई किए गए एक्शंस की सीक्वेंस पे मबनी होता है। मेरे ख्याल से अगर हम कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं तो हमें इसी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एन एल्गोरिदम
is a finite sequence of well-defined computer implementable instructions. An algorithm is a finite sequence of well-defined computer implementable instructions। चूँकि हम कंप्यूटर की टर्म में बात कर रहे हैं तो एल्गोरिदम जो है ये फाइनाइट सीक्वेंस होती है वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस की, कि जिन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये उनकी फाइनाइट सीक्वेंस होती है। ठीक है, एक अच्छे कंप्यूटर एल्गोरिदम को 3 चीज़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। नंबर 1, फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेस मीन्स मेमोरी। नंबर 2, टाइम और फॉर्मल लैंग्वेज। तो आइए अब हम एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। हर प्रोसीजर को हम एल्गोरिदम नहीं कह सकते। एल्गोरिदम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है तो हम ये कह सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक एल्गोरिदम बनाया है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है अनएम्बिग्यूअस। इसका मतलब होता है वाज़े, कि एल्गोरिदम का हर स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब वाज़े होना चाहिए और प्रिसाइज। ठीक है, उसके बाद है इनपुट। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम जो है वो ज़ीरो या इससे ज़्यादा इनपुट्स जो है वो एक्सेप्ट करे, कि जो हम एल्गोरिदम बना रहे हैं वो या ज़ीरो या इससे ज़्यादा इनपुट एक्सेप्ट करने का पाबंद हो, आउटपुट। तो हर एल्गोरिदम जो है वो मिनिमम 1 या 1 से ज़्यादा आउटपुट जो है वो रिटर्न करे। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया है उसकी कोई आउटपुट ही नहीं आ रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनाइटनेस, इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम जो है वो एक एक्सपेक्टेड आउटपुट देने के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर एल्गोरिदम टर्मिनेट नहीं होता तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने अपना गोल अचीव कर लिया है, तो उसके बाद एल्गोरिदम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट, एक अच्छे एल्गोरिदम की निशानी ये होती है कि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। ये एक जेनेरिक टर्म है एल्गोरिदम, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, हम इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो एल्गोरिदम डिस्कस करने हैं उसमें सर्च होगी, सॉर्ट के एल्गोरिदम होंगे, वैल्यू को इंसर्ट करने के एल्गोरिदम होंगे और वैल्यू को डिलीट करने के एल्गोरिदम होंगे। उसके अलावा वैल्यूज़ को अपडेट करने के भी एल्गोरिदम होंगे। ये सब के सब जो एल्गोरिदम हमने डिस्कस किए हैं, सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, डिलीट,
इनके मीनिंग हैं। सर्च एल्गोरिदम जो है ये गिवन पोजीशन पे वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉर्ट एल्गोरिदम जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंसर्ट एल्गोरिदम जो हैं ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिलीशन के जो एल्गोरिदम हैं ये वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अपडेट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो लोकेशन है उस पे उसमें मौजूद वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है, तो ये सब एल्गोरिदम हमने डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करने हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो इनका रिज़ल्ट आना है उसको हमने ऐड करना है। ये कह लेते हैं कि आर है, उसको हमने ऐड करना है सेकंड नंबर में। ठीक है, तो हमारा एल्गोरिदम ये वर्क करेगा इस एग्जांपल में। सबसे पहले तो हमें एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्राम कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है या दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, इसी तरह से एल्गोरिदम का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी सी। ए और बी इनमें दो नंबर स्टोर होंगे और सी में कैलकुलेशन स्टोर होगी। ठीक है, हमने वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की भी वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। हम हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आया इसका रिज़ल्ट। फिर हमने क्या किया कि स्टेप नंबर 4 को स्टोर करवा दिया सी में। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया था, ए मल्टीप्लाई बी। अब स्टेप नंबर 5 पे क्या कह रहा है कि हमने जो 4 में काम किया है उसको स्टोर करवा दें सी में। तो हमने ये काम कर लिया है। उसके बाद ऐड वैल्यूज़ ऑफ सी एंड बी। सी और बी की वैल्यू हमने ऐड करनी है स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 7 पे कह रहा है कि स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 6 टू सी, कि सी के अंदर आप क्या करें कि स्टेप नंबर 6 की आउटपुट को स्टोर करें। तो स्टेप नंबर 6 ये था, इसकी जो आउटपुट आएगी हम उसको स्टेप नंबर 7 में स्टोर करवा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4 पे 1 आउटपुट आई थी सी के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू 1 होगी और बी में वैल्यू क्या है 1, तो सी में वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और स्टेप नंबर 8 में हम प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू को। और स्टेप नंबर 9 पे हमारा एल्गोरिदम जो है हमने स्टॉप कर दिया है उसको, क्योंकि हमने जो काम करना था, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, हमने वो कर लिया है उसको। इस वजह से हम लास्ट पे टर्मिनेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को। इसी एल्गोरिदम को हम इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। हम इसी एल्गोरिदम को इस तरह से राइट भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया और स्टेप नंबर 6 पे एंड किया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या ले रहे हैं, वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि ए की वैल्यू 1 है, बी की भी 1 है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया कि ए और बी को मल्टीप्लाई करा के सी में स्टोर करवा दिया। तो सी में इस वक्त क्या हो जाएगी वैल्यू 1। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया कि सी और बी को ऐड करके वैल्यू सी में स्टोर कर दी। तो बी में वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, सी में वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और बाद में हम सी को डिस्प्ले करवा रहे हैं और स्टेप नंबर 6 पे हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो हम एक एल्गोरिदम को कई वे से लिख सकते हैं। ये इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने किस तरह एल्गोरिदम को राइट किया। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे है और ये इजी वे है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टेप भी रिड्यूस हो रहे हैं और हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं इन स्टेप्स को। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। अब फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिदम की
एल्गोरिदम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिदम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं वो ये हैं। ओवल, ये स्टार्ट या एंड करने के लिए यूज़ होता है प्रो एल्गोरिदम को। ठीक है, एरो, ये एल्गोरिदम के फ़्लो को डिस्क्राइब करने के लिए हम एरो को यूज़ करते हैं। इस सिंबल को हम इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम, और इस मुस्ततील की अलामत को हम मुस्ततील सिंबल को हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इस सिंबल को हम यहाँ पे बना लेते हैं। डायमंड की जो शेप है इसको हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। ये वो सिंबल्स थी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूडो कोड क्या है। सूडो कोड जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद ये एक वे है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं होता, जबकि हमें पता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। तो ये जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं ये बेसिकली एक सूडो कोड ही है जो हमने प्रोग्राम का राइट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे।